So good morning dear students, good afternoon and good evening whenever you are watching this video. So yesterday we talk about the facts about the plane mirror. Okay, plane mirror में इमेज कैसे बनती है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इमेज का. तो एक क्विक रिवीजन करते हैं. हमने कल क्या पढ़ा? हमने कल पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में. ओके, प्लेन मिरर. तो जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जितनी दूर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर आपके पास क्या बनेगी? इमेज बनेगी. अंडरस्टूड? अब ये सपोज दैट प्लेन मिरर है और इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो कितना बड़ा गोला बनेगा? तो मीन्स कितना क्या बनेगा? जैसे सपोज दैट आपके पास ये कोई मिरर है और आपको पता है कि अगर इस गोले को मैं आगे बढ़ाऊँ, ऐसे इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो इससे एक गोला तैयार होगा. तो जो इस गोले का सेंटर होगा, अंडरस्टूड, जो इस सर्कल का सेंटर होगा तो वो इस मिरर के लिए क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. अंडरस्टूड? तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इन्फिनिटी. क्योंकि ये कहीं पे नहीं मिलेगा, तो कहीं पे नहीं मिलेगा तो इन्फिनिटी. अंडरस्टूड? ऐसे ही जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, रेडियस, वो क्या होगी? वो भी क्या होगी इसके लिए? इन्फिनिटी. रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी क्या होगा? इन्फिनिटी. दूसरी बात, अगर इस पर कोई लाइट पड़ती है तो क्या होती? सॉरी, कोई लाइट गिरी तो वो किस में? फोकस में मिलेगी. तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ. तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो भी क्या होगी? फोकल लेंथ भी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी. दूसरी चीज़ हमने इसमें क्या पढ़ी थी? ये लेंस, ये जो मिरर है ये कितनी रेस को इकट्ठी कर पा रहा है, या कोई मिरर है वो कितनी रेस को डाइवर्ज कर पा रहा है, तो वो उसकी पावर होती है. अंडरस्टूड? तो जो इसकी पावर होती है प्लेन मिरर की, वो पावर क्या होती है? 0 होती है. अंडरस्टूड? ये जो जितना बड़ा साइज, जितनी हाइट की आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट की आपके पास इमेज होगी. तो इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है +1. तो प्लस मीन्स इरेक्ट एंड 1 मीन्स सेम साइज. इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने कल. कुछ और चीज़ पढ़ी थी क्या? और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो आपकी वाइट लाइट होती है, इसमें आपके पास सारे कलर होते हैं, ऑल कलर. ओके, वेवग्योर. ओके, ये सारे कलर होते हैं वाइट लाइट में. तो जब वाइट लाइट में आपने कोई रोज़ रखा हुआ है, ओके, ये कोई रोज़ है और इसमें आपके पास वाइट लाइट पड़ी और ये आपकी आँख है. ओके, तो ये वाइट लाइट पड़ने के बाद क्या हो गई? आपकी आँख पे आई, तो इसने क्या किया? सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया. और आपकी आंखों पे कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हुआ? रेड कलर. इसलिए आपको रोज़ कैसे दिखाई दिया? रेड. अगर मैं यहाँ से वाइट लाइट हटा दूँ, ओके, और यहाँ पे एक ही लाइट रखूँ, या ब्लू रखूँ या ग्रीन रखूँ या इंडिगो रखूँ या वायलेट रखूँ, कुछ भी रखूँ, सपोज दैट मैंने ग्रीन रखी यहाँ पे. अंडरस्टूड? तो ग्रीन लाइट और सारी लाइटें क्या एब्सेंट है, सिर्फ ग्रीन लाइट है. तो ग्रीन लाइट इसमें आएगी, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा. रिफ्लेक्ट क्या होगा? कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो आपको रोज़ कैसा दिखेगा? ब्लैक. अंडरस्टूड? तो हमको कोई चीज़ कैसे दिखती है? जब कोई कलर, सपोज दैट ये रेड दिख रहा है तो इट मीन्स क्या है? इस पर सारी लाइटें पड़ी. ओके, इस पर वायलेट, इंडिगो, सारी लाइटें पड़ी, लेकिन सारी लाइटें इसमें क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई. और मेरी आंखों पे सिर्फ क्या आई? रेड लाइट रिफ्लेक्ट हुई. तो मेरे को दिख क्या रहा है? सिर्फ रेड दिख रहा है. तो इतनी सी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी. और एक चीज़ हमने और भी पढ़ी थी कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है? 360/θ. ओके, और 360/θ भी होता है और -1 मीन्स अगर 360/θ करके तुम्हारे पास इवन नंबर आ रहा है, सॉरी ऑड नंबर आ रहा है, तो आंसर वही है. अंडरस्टूड? लेकिन अगर इवन नंबर आ रहा है तो उसमें से -1 कर देंगे. ओके, तो नंबर ऑफ इमेज ऑलवेज ऑड. इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने. सो डियर स्टूडेंट्स, कल शायद से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताना भूल गया. सो जो मैग्नीफिकेशन निकलता है वो कैसे निकलता है? वो आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सपोज दैट ये कोई इमेज है. अंडरस्टूड? अब प्लेन मिरर में तो मैंने 1 इसलिए बताया, क्यों बताया? अगर सपोज दैट ये 10 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर लंबा कोई इंसान है, वैसे होता नहीं है पर मानो चलो अप्रॉक्स 10 मीटर लंबा कोई इंसान है, तो उसकी यहाँ भी कितनी बनेगी? 10 मीटर.
तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कितनी है 10 मीटर, अंडरस्टूड, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 10 मीटर, तो 10 से 10 1, तो इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन कितना आया 1, अंडरस्टूड। सपोज दैट ये 20 मीटर है और ये 10 मीटर बना, अंडरस्टूड, ये 20 मीटर और 10 मीटर बना, तो इमेज की हाइट कितनी है, इमेज की हाइट कितनी है 10, अंडरस्टूड, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 20, ओके। तो 0 से 0 1/2 मीन्स 0.5, तो जो मैग्नीफिकेशन आ गया वो कितना आ गया 0.5, मीन्स जो आपके पास इमेज है वो कितनी है जस्ट हाफ, ओके। तो इसी को बोलते हैं, मीन्स आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, उसी को मैं क्या बोलता हूं मैग्नीफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट, यूजेस भी बताए थे प्लेन मिरर के जो यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो बाथरूम में यूज होता है, एक आपका कैलिडोस्कोप में, और एक आपका पेरिस्कोप में, ओके। तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके, ये कल डिस्कस कर रखे हैं, अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो पिछली वीडियो जाके देखें। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू गेट इट नोट डाउन। नाउ आई एम गोइंग टू रफ। So reflection is finished now. Now we will jump on the new topic, that is refraction. Refraction. Our new topic is refraction. Okay, what is refraction? Okay. रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब आपके पास ओपेक सरफेस होता है, ओके, आप एक तरफ से इसको पॉलिश कर देते हैं सिल्वर से, तो लाइट आती है और लाइट इसको पार नहीं कर पाती और रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम में होती है, अंडरस्टूड। अगर एयर से आई तो एयर में ही चली गई, अंडरस्टूड। लेकिन अगर ये सरफेस आपका पॉलिश नहीं कर रखा तो लाइट आएगी और लाइट क्या होगी इसी मीडियम में आगे नहीं, मीन्स दूसरे मीडियम में जंप हो जाएगी। सपोज दैट दिस इज ए ग्लास, ओके, दिस इज ए ग्लास, तो आप ये है ना, जैसे सपोज दैट मेरे पास ग्लास है, तो लाइट यहाँ से आई और ये मेरा ग्लास जो है इस ग्लास से क्रॉस होकर मेरी यहाँ आँख पे आ गई, तो इस ग्लास को इस मीन्स एक मीडियम ये था और एक मीडियम ये था, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जंप करे तो लाइट में जो चेंजेस आते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ रिफ्रैक्शन, अंडरस्टूड। तो एक मीडियम ये था, इसको मीडियम N1 मान लो, और ये एक मीडियम ये था, इसको मीडियम N2 मान लो, ओके। तो लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जंप करती है तो इस फिनोमिना को क्या बोलता हूँ रिफ्रैक्शन, अंडरस्टूड। तो ये आपके पास कोई सपोज दैट कोई मीडियम है, ये एयर है और ये ग्लास, ओके, ये ऐसे मानो, चलो एयर ही लिख देता हूँ, एयर। तो एयर जो मीडियम आपके पास जहाँ पे लाइट की स्पीड बहुत तेज़ी से चलती है, और वी कैन से कि जहाँ पे जो डेंसिटी होती है मैटर की वो कम रहती है, तो उसको बोलते हो रेयर मीडियम, ओके। और जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ पे लाइट इजीली ट्रेवल नहीं कर पाती, उसको बोलते हो डेंसर मीडियम, ठीक है। ये मान के चलो, सपोज दैट ये रोड है, ओके, और यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मेला लग रखा है, ओके, और फिर ये रोड आ गई आपके पास, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से आप बड़ी स्पीड से आए, लेकिन जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका स्टार्ट हुआ तो आपने स्पीड क्या कर ली, कम कर ली, और जैसे ही आपने खुला मैदान देखा तो फिर भागना स्टार्ट कर दिया। सेम एयर, यहाँ पे लाइट को कोई दिक्कत ही नहीं होती, है चलने में, तो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, अंडरस्टूड। और जहाँ पे डेंसर मीडियम आ गया तो वहाँ पे भीड़ भाड़ आ गई, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अंडरस्टूड। तो लाइट जहाँ पे सबसे तेज चल पाए उसको क्या बोलते हैं रेयर मीडियम, या और लाइट सबसे ज़्यादा तेज कहाँ पे चलती है, वैक्यूम पे। कहाँ पे चलती है, वैक्यूम, अंडरस्टूड। तो वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है, 3.8 मीटर पर 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टूड। इतनी लाइट की स्पीड रहती है, और जो 3.8 मीटर पर सेकेंड रहते हैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसको किलोमीटर में बदलना है तो 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, अंडरस्टूड। और अगर मुझे इसको
नॉर्मली समझना है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी रहती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट कितनी भाग जाती है? 3 लाख किलोमीटर। अंडरस्टूड? तो ये लाइट की स्पीड होती है और ये सबसे ज़्यादा किस में रहती है? वैक्यूम में। वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना, बहुत सारे बच्चे डबल सी लिखते हैं, डबल यू होता है। तो इसको तो रफ कर देता हूँ। ओके, देखो लाइट एयर से आई और डेंसर मीडियम में गई, लेकिन डेंसर मीडियम से फिर बाहर आएगी। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लास, ग्लास, और यहाँ पे लिख देता हूँ फिर एयर। अंडरस्टूड? जैसे आपके पास एक स्लैब है ना ग्लास का, तो यहाँ पे पास लाइट आई, ओके, फिर लाइट अंदर घुसी और फिर आपके पास लाइट बाहर निकल गई। तो पहले लाइट कहाँ से आई? एयर से ग्लास में, ओके, उसके बाद ग्लास से कहाँ आई? एयर में। अंडरस्टूड? तो देखो ध्यान देना, एक मैं इस पर ऐसे 90 खींच लेता हूँ, इसको भी मैं नॉर्मल बोलता हूँ। अंडरस्टूड? तो जब भी कोई लाइट रेज रेयर मीडियम, जब भी कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगी? स्लाइटली बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अंडरस्टूड? ओके, और नॉर्मल और इस रे को क्या बोलता हूँ? इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, और इसको क्या बोलता हूँ? रिफ्रैक्टेड रे। अंडरस्टूड? तो नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, तो इसको डिनोट करता हूँ एंगल आई से और इसको करता हूँ एंगल आर से। अंडरस्टूड? ये क्या है? रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड? अब ध्यान देना, अब ये ग्लास में आ गई है, ये ग्लास में आ गई है, लेकिन अब यहां से क्या होगी? फिर बाहर निकलेगी। अंडरस्टूड? तो ये नॉर्मल खींच लेता हूं। तो जैसे ये ग्लास से फिर एयर में आएगी तो इट्स मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके, ये क्या होगी? नॉर्मल से हट जाएगी। फिर ये क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रे, और इसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। अंडरस्टूड? तो ये आपको पता है, दिस इज नॉर्मल और ये भी नॉर्मल, तो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा है, ओके, और जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो छोटा है। तो ध्यान देना, जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो वो क्या होगा? कम होगा। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पे तो इसको खुली जगह थी, एयर, ओके, या इसको वैक्यूम मान लो, इसको वैक्यूम मान लो आप, या जो भी मानना आपको, ओके, कुछ भी मानना है, ओके। तो वैक्यूम, उसके पास खुली जगह थी, बिल्कुल खाली रोड थी, तो उसकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा, ओके। लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम। तो ध्यान देना, जब भी कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? घट जाएगी। अंडरस्टूड? तीसरी चीज है वेवलेंथ, वेवलेंथ। देखो जब स्पीड घटेगी तो आपको पता है कि वेवलेंथ भी यहाँ पे घट जाएगी। अंडरस्टूड? सेम यहाँ पे क्या है? ये आपके पास क्या है? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये आपके पास क्या है? रेयर मीडियम। तो ध्यान देना, अभी भीड़ भाड़ वाला इलाका था, लेकिन जैसे ही वो किस में एंटर हुआ? वैक्यूम में, खाली इलाके में एंटर हुआ, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड? दूसरी चीज, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन एंगल था, जो अंदर वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, और यहाँ पे देखो बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? क्योंकि ये दूर हट रहा है ना, तो इमर्जेंट आपको बड़ा दिख रहा है। तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, और जो इमर्जेंट होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। अंडरस्टूड? एंगल, एंगल। तीसरी चीज वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ी है तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। तो प्लीज नोट इट डाउन।
सो डियर स्टूडेंट्स, इस जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी? वो सबसे ज़्यादा होगी वैक्यूम में। ओके, उसके बाद किस में होगी? गैस में। ओके, उसके बाद किस में होगी? लिक्विड में। और सबसे कम किस में होगी? सॉलिड में। अंडरस्टूड? सो डियर स्टूडेंट्स, मीडियम को चेंज करने पे आपने देखा यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो मीडियम को बदलने पे कांस्टेंट रहती है, जो बदलती नहीं है? तो जो मीडियम को बदलने पे कांस्टेंट रहती है, जो मीडियम से इंडिपेंडेंट रहती है, मीन्स मीडियम का उसमें कोई रोल ही नहीं रहता है, तो वो रहती है आपके पास एक तो कलर और एक फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? ये दो चीज़ें आपकी मीडियम के बदलने पे नहीं बदलती हैं। ओके, कलर और फ्रीक्वेंसी। ओके, प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग मीडियम। ध्यान रखना, ये दो चीज़ें सेम रहेगी। ऐसे नहीं कि इसमें अगर आपने रेड कलर की लाइट फेंकी तो यहाँ पे आपकी हरी होगी, नहीं, कलर आपका वही रहेगा। ओके, तो कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते। बाकी आपको पता है स्पीड बढ़ जाती है, घटती बढ़ती है, ये एंगल घटता बढ़ता है, वेवलेंथ घटती बढ़ती है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन फास्ट। और डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो लाइट की स्पीड है वो किसने डिस्कवर की थी कि लाइट इतनी भागती है? आई होप यू गेट इट नोट डाउन। यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो सबसे पहले प्रयास किया था वो गैलीलियो ने किया था। ओके, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बता पाए, ये भी फेल हो गए। उसके बाद एक आया था, उसका नाम था रोमर। लेकिन रोमर ने भी इसकी एग्जैक्ट स्पीड, प्रयास तो गैलीलियो ने किया लेकिन नहीं कर पाया, और रोमर ने फाइंड किया लेकिन एग्जैक्ट स्पीड फाइंड नहीं कर पाई। ओके, तो गैलीलियो और रोमर ने प्रयास किया लेकिन वो असफल रहे। लास्ट में जो लाइट की स्पीड बढ़ाई है वो बजाई है फेजियो ने। ओके, एक साइंटिस्ट है फिजियो, तो इन्होंने एक्यूरेट लाइट की स्पीड को बताया। लाइट स्पीड कितनी? 3.8 इंटू 10⁵ मीटर, सॉरी 8, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और भी लिख सकते हैं आप, जो स्पीड ऑफ लाइट है आपकी, speed of light is maximum possible speed. Nothing can move faster than light. ओके, जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज़्यादा कोई नहीं चल सकता। ओके, स्पीड ऑफ लाइट ही फास्टेस्ट स्पीड है इस दुनिया में जो हमें पता है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट नोट डाउन। नाउ आई एम गोइंग टू रफ। नाउ वी विल डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Please write the topic, the laws of refraction. Laws of refraction. ओके, तो हमने ये देखा, जो लाइट रेज आई, तो ये जो एंगल आई है और ये एंगल आर है, इन दोनों का साइन का अनुपात, अंडरस्टूड, साइन का रेशियो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फर्स्ट लॉ तो ये है, इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। दूसरा क्या है? जो आपके पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, ओके, और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमेशा किस में होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। अगर ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको ये सारे एक ही जगह दिख जाएंगे। ओके, तो सेकंड क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray and refracted ray always
ऑलवेज लाई ऑन सेम प्लेन। ओके, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। और ये एन क्या है आपके पास, ये एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंडरस्टूड, प्लीज नोट इट डाउन। तो किसी बुक में ये किसी बुक में जो ये तो एन लिखा रहता है और किसी बुक में ये किससे डिनोट किया रहता है, ऐसे म्यू। ओके, कैसे, यू के ऐसे म्यू, प्लीज नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वैक्यूम का। ओके, तो वैक्यूम का 1 होता है, अंडरस्टूड, VACUUM। ओके, और n इज इक्वल टू 1.0008, हल्का सा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 लिख देना है यहाँ पे 3। ओके, तो ये किस में होता है, एयर में। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैक्यूम और एयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो स्पीड ऑफ लाइट हल्की सी भी डिफरेंस आती है। ओके, और n इज इक्वल टू 4/3, और इसको मीन्स अगर डिवाइड करोगे तो 1.33। ये किस में होता है, ग्लास में। ओके, ये किस में होता है, ग्लास में। और एक वाटर में, ओके, और n इज इक्वल टू 1.5, n इज इक्वल टू 1.5 किस में होता है आपके पास, ग्लास में। ये होता है आपके पास ग्लास में। ओके, ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखने हैं। और n इज इक्वल टू 2.42 आपका डायमंड में होता है, डायमंड। और n इज इक्वल टू 3.8 सिलिकॉन में होता है आपके पास। 3.8 किस में होता है, सिलिकॉन। ओके, और n इज इक्वल टू 4 होता है आपके पास टिन में। ओके, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये कुछ मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपको याद करना है। ओके, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट मीन्स कंपैरिजन करते हैं हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं स्पीड किसी मीडियम में। अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है कि इसमें की जो लाइट है वो कितनी स्पीड से भाग रही, तो उस मीडियम में हम क्या करते हैं, 3.18 से क्या करते हैं, डिवाइड, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देते हैं, c से। ओके, तो c से जैसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि वैक्यूम में तो 1 है स्पीड, जैसे ही मैं उसको एयर में डालूंगा तो एयर वो इतने टाइम्स क्या चलेगी, स्लो चलेगी। अंडरस्टूड, अगर उसकी वैक्यूम में 1 है और अगर मैंने उसको ग्लास में एंटर कराया स्पीड को, तो ग्लास में वो 1.5 गुना कम चलेगी। 1.5 गुना, 1.5 मीन्स 1.5 गुना उसकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। और जैसे अगर मैं उसको टिन में डालूं तो टिन में उसकी 4 गुना चाल क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। 4 गुना जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। किसमें, टिन में। ऐसे सिलिकॉन में 3.8 गुना कम हो जाएगी। ओके, तो आई होप यू गेट इट नोट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें स्पीड निकालनी होगी तो किसी मीडियम में, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू c/n। ओके, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें आपकी स्पीड निकल जाएगी। जैसे इन केस अगर मैं आपको बोलूं, आपको ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, ठीक है, आपको ग्लास में फाइंड द मार्क कर देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्पीड ऑफ लाइट निकालो ग्लास में, ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है। आपको स्पीड निकालनी, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू सी अपॉन एन। तो v इज इक्वल टू सी कितना है, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम से हम किसी को भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मीन्स वैक्यूम से ही हम कंपैरिजन करते हैं सबका। अंडरस्टूड। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो वैक्यूम में आपको पता है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। तो इसको करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आई होप यहाँ पे कट नहीं रहा होगा, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा।
ओके, तो इसको करोगे तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 2.8 अप्रॉक्स इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई, किसमें, ग्लास में। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। सो डियर स्टूडेंट, इसको अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट में ऐसे, अगर ये कंफ्यूज हो रहा है तो जैसे 3.8 मीटर पर सेकेंड है ना, 3.8 मीटर पर सेकेंड, तो इसको अप्रॉक्स 3 मानूँ। ओके, तो इसको अगर मैं 3 मानूंगा अप्रॉक्स, ओके, और इसको 1.5, आपको पता है ग्लास में 1 तो 1.5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्या आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये जी, वी जी, प्लीज नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज करिए। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम whose refractive index is 2। चलो फाइंड करो फटाफट प्लीज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल द व्हाट इज द फॉर्मूला, v इज इक्वल टू c बाई n, ओके, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द v, ओके। सो व्हाट इज c, 3.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे 3.8 लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, तो इसको सीधे 3 लेंगे, ओके। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स में, अपॉन डिवाइड बाई कितना था 2, ओके। सो 2 1.5, सो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया, ओके। अच्छा, एक दूसरा जरा कैलकुलेट करो, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। फाइंड करो फटाफट। इस समय मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बता रहा हूँ आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ लिखा हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you get it, note down these all। तो find the speed of light in water। so what is the refractive index of water, you know very well, 1.33 or 4/3, okay, and you know the formula, v is equal to c upon n। so v is equal to c, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन n is equal to 4/3। ये 3 ऊपर गया तो क्या बना 9, ओके। चलो सॉल्व ही कर लेता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 3, सॉरी 4, ओके, 3 3 जा 9, तो ये आ गया पास 9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4, ओके, डिवाइड बाई 4। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल कैलकुलेट करके 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लीज़ गेट इट नोट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फटाफट करो जरा इस क्वेश्चन को, लिखो। इन एन मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज 10⁸। इन एन मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज 10⁸। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन एन मीडियम या इन ए मीडियम the speed of light is 10⁸। find the refractive index। करो फास्ट, डू फास्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला, v इज इक्वल टू c बाई n, और यहाँ से n निकालना, तो n इज इक्वल टू c अपॉन v, ओके। यू नो वेरी वेल व्हाट इज c, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। और v आपके पास दे रखा है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना। तो n इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकलेगा 3। सिंपल। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट 3 मीटर 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कोई चीज़ है किलोग्राम या मीटर, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ओके। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो हमने ये चीज़ें सीखी कि अगर कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो इट्स स्लाइटली मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। ये चीज़ें पढ़ी, और हमने ये भी पढ़ा कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई जाता है तो हमें हमेशा जो क्योंकि वो टुवर्ड द
नॉर्मल की तरफ झुक गया है तो उसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से आपके पास रेयर मीडियम में जा रहा है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो रिफ्रैक्शन एंगल है या इमर्जेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और इंसिडेंस एंगल कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई जाता है तो स्पीड घट जाती है, वेवलेंथ घट जाती है। और आपके पास दूसरी चीज़ क्या होती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एंगल बताया ये भी घटता बढ़ता, ये भी बताया था। ओके, फिर क्या बताया था, जब डेंसर मीडियम से आपके पास रेयरर मीडियम में जा रही तो स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाएगी। ओके, और आपके पास क्या होगा, जो एंगल है वो भी बढ़ जाएगा और वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। और हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रॉपर्टी है ये चीज़ जो है वो डिपेंड कर रही है, लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जब मीडियम चेंज करती है लाइट तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहती है, तो कलर और फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। और हमने ये भी पढ़ा कि जो लाइट है वो किसने डिस्कवर की। ओके, गैलीलियो ने प्रयास किया, फिर उसके बाद आपके पास रोमर ने प्रयास किया, उसके बाद फिजियो आया, फिजियो ने फाइनली एग्जैक्ट स्पीड लाइट की दे दी। अंडरस्टूड? उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एंड साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड? फिर हमने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े, जैसे किसका 1 होता है, किसी का 1.33 होता है, 1.5 होता है, 2 होता है, सबसे कम किस में होता है, कब सबसे ज़्यादा किस में होता है। उसके बाद हमने स्पीड ऑफ लाइट निकालनी सिखाई कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू c बाई एन। ओके, तो आई होप यू गेट इट नोट डाउन और आप समझ चुके होंगे। तो इसके नोट्स आप प्रॉपर बनाएं कॉपी पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबक खैर।